यदि कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। दोस्तों इसी प्रकार से हमें हमारा संबंध हमारी किताबों के साथ होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हासिल करते रहते हैं, जो प्रोग्रेस में रहते हैं और जो अपने विकास का मार्ग खोजते रहते हैं। तो उनके लिए बात कही गई है कि कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो साथ में रोए और साथ में हंसे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक्स होती हैं। बुक्स, यदि बुक्स से अच्छा संबंध बना लिया स्टूडेंट्स ने, तो वह, मैं कहता हूं कि वो जिंदगी में यदि किसी भी प्रकार से वो नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव होने के साथ उसकी किताबों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान था, वो ज्ञान उसके काम आएगा और उस नेगेटिविटी को वो उसका विरोध करने में सक्षम रहेगा। उसमें इतनी सार्थकता आ जाएगी कि उसका वो पूरी डटकर उसका विरोध कर सकता है। उसके पास इतना पावर आ जाएगा और सकारात्मक तरीके से तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें हमेशा ऐसे दोस्त की जरूरत हो तो वो सबसे अच्छा दोस्त हमारी किताबें ही होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे अ, जीवन से संबंधित, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इससे पहले, में अब पढ़ाई की बात करूं तो मैंने इससे पहले मैंने मूल अधिकारों की बात की थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। उसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जो वो नागरिकता पे बनाऊंगा, और आज हम नागरिकता पे वीडियो बनाते हैं। तो नागरिकता का वीडियो बनाने से पहले बताना चाहूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ में आप लिखते जाइए जो मैं बोलूंगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक लाता हूं आप लोगों के लिए। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही तमाम प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी साथ में दबाएं और हमसे जुड़े रहिए। ओके। तो नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारत में है, लेकिन भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन से प्रकार के लोग रहते हैं? एक तो रहते हैं नागरिक और दूसरे रहते हैं विदेशी। नागरिक कौन होते, अब बोले नागरिक कौन होते हैं या नागरिकता किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनको राजनीतिक, सभी राजनीतिक, लिखना है साथ में, ऐसे व्यक्ति जिनको सभी राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हैं, उसे नागरिक कहा जाएगा या उसको नागरिकता कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनको राजनीतिक और सिविल अधिकार समस्त प्रकार के प्राप्त हैं वो नागरिकता है या नागरिक है। और दूसरी बात, जिनको इसके अपोजिट, जिनको ये दोनों अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं है, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा विदेशी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, विदेशी भी भारत में दो प्रकार के होते हैं। हर देश की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं करूं। हर देश के विदेशी व्यक्ति हैं वो दो प्रकार से हैं। जैसे बोले, एक विदेशी मित्र होते हैं और दूसरे विदेशी शत्रु होते हैं। विदेशी मित्र का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, उसके शब्द से समझ में आ रहा कि मित्र, जिसका संबंध किसी देश के साथ सकारात्मक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या आपके सैन्य तरीके से हो, आयात के तरीके से हो या निर्यात की यानी एक्सपोर्ट के तरीके से हो या इंपोर्ट के तरीके से हो, उसको सकारात्मक तरीके से बोलें तो वो विदेशी मित्र है। और विदेशी शत्रु की बात करें, जिसका भारत का, जिस देश का भारत के साथ संबंध नकारात्मक रूप से है, यानी कहीं ना कहीं यह आशंका बनी रहती है कि यहां से भारत को नुकसान हो सकता है, चाहे राजनीतिक तरीके से हो, चाहे इंपोर्ट के तरीके से हो, चाहे एक्सपोर्ट के तरीके से हो, यानी आयात के तरीके से हो या निर्यात के तरीके से भी हो सकता है नुकसान। जहां से सैन्य तरीके से किसी भी प्रकार से आतंक का डर लगा बना रहता हो, जैसे पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे विदेशी मित्र कौन है और विदेशी शत्रु कौन है? शत्रु वो है जिसकी हमेशा संभावना नकारात्मक रूप से बनी रहती है, जिसका संबंध भारत के साथ अच्छे तरीके से नहीं होता है, उसको हम विदेशी शत्रु कहते हैं, ठीक है।
तो ये होगी विदेशियों की बात, दो प्रकार से मित्रों शत्रुओं। अब इसके बाद बात करें कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? नागरिकों के लिए, ओनली नागरिकों के लिए, भारत के नागरिक। अब मैंने बता दिया है नागरिक कौन होते हैं। जिनको राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वो नागरिक होते हैं। तो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 15 उनको प्राप्त है। आर्टिकल 15 क्या है? मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में ये किया गया है। लोक नियोजन के विषय में भी बात करें तो इसमें भी समानता का अधिकार है। लोक नियोजन की बात करें, आर्टिकल 16 भी दिया गया है विशेषाधिकार के तौर पे। इसके बाद बात करें, आर्टिकल 19 भी दिया गया है। 15, 16, आर्टिकल 19 भी है। आर्टिकल 19 में कुछ 6 प्रकार से स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं? जो वाक की है, अभिव्यक्ति की है, किसी भी प्रकार से अपनी बात को रख सकता है कोई भी भारतीय नागरिक, विशेषाधिकार है जिसको वो रख सकता है, अभिव्यक्ति भी अपनी रख सकता है, बट सकारात्मक हो जिससे देश को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो रख सकता है। इसके बाद किसी भी प्रकार कहीं भी संचरण करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार, वृत्ति का अधिकार है। ठीक है, ये सभी तमाम प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किसको होते हैं? भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करें, आर्टिकल 29 और 30 भी भारतीय संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारे जो विशेषाधिकार जो नागरिकों के लिए प्राप्त है, लिखते जाना है आपको, ये है। अब बात करें कि नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 में दिया गया है। आर्टिकल 5 से लेके 11 में, ठीक है, अब आर्टिकल 5 से लेके 11 में दिया गया है, भाग 2 में दिया गया है। अब हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब भारत में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ संविधान, तो तब नागरिकता, इसके बाद नागरिकता भारत में किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, दी जाती है, या किस प्रकार से डिसाइड की गई है। तो सबसे पहले बात करें भारतीय मूल निवासियों की, जो भारत में हैं, और उनके लिए किस प्रकार से नागरिकता, उनको 3 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तों का पूरा करना, 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का पूरा करना आवश्यक होता है। या तो उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उनका जन्म हुआ हो, या तीसरी बात है उनका जन्म जो हुआ है तो संविधान लागू होने से पहले हुआ हो, 5 वर्ष पहले हुआ हो। ठीक है, अब इसके बाद पाकिस्तानी व्यक्तियों की बात करें तो पाकिस्तानी व्यक्ति भी भारत में क्या कर सकता है, नागरिकता ले सकता है, बशर्ते उसको भी कुछ शर्तें हासिल करने की जरूरत होती है। जैसे उसके दादा दादी या माता पिता का जन्म अविभाजित पाकिस्तान में हुआ हो, और तो भी नागरिकता ले सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, फिर इसके बाद पंजीयन करवा सकता है। तो आर्टिकल ये हो जाता है आपका 6। इसके बाद आर्टिकल 7, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति गया 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, लिखते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति गया, फिर उसके बाद फिर से लौटा, वो तुरंत लौटने के बाद फिर भारत में उसकी नागरिकता किस प्रकार से होगी, तो भारत में उसकी नागरिकता फिर भी होगी, उसको भी 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, और पंजीकरण के रूप में उसको 6 महीने तक रहना, फिर इसके बाद पंजीकरण करवा सकता है तो नागरिकता। ये बात कही गई है आर्टिकल 7 में। अब आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 में उन व्यक्तियों के लिए बात कही गई है कि भारत में नागरिकता वो भी ले सकते हैं
जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन उनका जन्म विदेश में हुआ है और विदेश में वो निवास करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि भारतीय मूल निवासी हैं, जो अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता ले रखे हैं, ठीक है, या किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। उनके लिए ये आर्टिकल 8 कहता है, ठीक है। लेकिन उनके लिए क्या करना है कि उसके दादा दादी या माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यदि कोई भारतीय है और भारत सरकार को बिना बताए किसी भी कंट्री की स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है, तो भारत सरकार उसकी जानकारी जब मिलती है अचानक भारत सरकार को, तो उसकी नागरिकता को भारत सरकार खारिज कर सकती है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी भी कंट्री की तुमने नागरिकता ले ली है, बताई नहीं है कंट्री और, तो उसके बारे में जैसे ही भारत सरकार को पता चलता है, अचानक उसने नागरिकता ले ली है किसी भी कंट्री की और भारत सरकार को इसको पता नहीं है, जब उसको पता चलता है भारत सरकार को, तो वो उसकी नागरिकता को खारिज कर सकता है। आर्टिकल 9 ये कहता है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि संसद ये डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति को नागरिकता दें या किस व्यक्ति को ना दें, यानी संसद के पास पावर होता है कि कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक है या कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। आर्टिकल 10 ये कहता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 के तहत ये कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर सकता है। आ रही बात समझ में? आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर सकता है और इसी अधिनियम के तहत बहुत बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है और वो संशोधन मैं बताता हूं कितनी बार हुआ है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले 1957 में हुआ, इसके बाद बात करें 1960 में हुआ, लिखते जाइए 1957, 1960, 55। नागरिकता अधिनियम 1955 में बात कर रहा हूं, ये मूल नागरिकता अधिनियम है, इसमें संशोधन हुए हैं। फिर 57 में हुआ, फिर 60 में हुआ, फिर 85 में हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करें अभी 2019 में भी हुआ है, तो ठीक है, 2019 की बाद में बात करेंगे, जो करंट अफेयर्स करेंगे उसमें आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकता हो जाती है। और भारतीय नागरिकता का अर्जन बोलें तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। 1955 प्राकृतिक रूप से, इस 5 प्रकार से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र के रूप से, 5 प्रकार से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्रीकरण के रूप से आप 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है समाप्त। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक।